Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our second chapter in democratic politics, that is what is democracy, why democracy. So students, इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स देखे. हमने डिस्कस किया कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती. वी स्टार्टेड आवर चैप्टर विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट वाज कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो हमने देखा था कि इस डेफिनेशन में ये सिंपल तो है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन भी है, लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है. सो ये क्लियर करने के लिए हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? वी स्टार्टेड रीडिंग द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या पढ़ना शुरू किया हमने? द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स के लिए हमारे पास 4 बेसिक क्वेश्चंस थे कि ये रूलर्स कौन होते हैं, रूलर के पावर्स क्या होते हैं, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किया जाता है, हु आर द पीपल हु इलेक्ट, लोगों के क्या राइट्स है इसके अंदर, एंड लास्टली जिस गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया है उसके पास क्या पावर्स रहते हैं. सो हमने इसमें से 3 फीचर्स जो है उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको स्टडी किया है. सबसे पहला हमारा फीचर था अबाउट द रूलर. तो ये रूलर का एग्जाम्पल, रूलर का पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया था. वी सॉ दैट कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. हर 5 ईयर में जो भी उनका टेन्योर है उसमें इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो कौन लेता है? मिलिट्री हेड्स लेते हैं, और उस मिलिट्री हेड को लोग इलेक्ट नहीं करते. सो इससे हमें हमारा पहला फीचर मिला था. और फर्स्ट फीचर वाज कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास होना चाहिए? इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है. क्या मिला हम लोग को? पहला फीचर दैट डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए एंड the power to take the decision should be in the hands of people, should be in the hands of leader elected by the citizens. अगर हमने नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया है तो डिसीजन मेकिंग का पावर नेशनल असेंबली के पास होना चाहिए, मिलिट्री के पास में नहीं. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. देन उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में अपना सेकेंड एंड थर्ड फीचर कंप्लीट किया था. हमारा जो सेकेंड फीचर था वॉज रिलेटेड टू फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. नाउ इसके लिए हमने 2 कंट्री के एग्जाम्पल्स देखे थे. द फर्स्ट वन वॉज चाइना. हमने पहला किसका एग्जाम्पल देखा था? चाइना का. सो वी सॉ दैट चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, दैट इज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इस पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि चाइना में रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं 5 साल में, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट लोगों को ऑप्शंस नहीं दे रही है. ठीक है, मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है. देयर इज़ अ सिंगल पार्टी, बस फेसेस चेंज होते हैं एंड वी हैव टू वोट दैट पार्टी. सो ये पहला एग्जाम्पल था. देन उसके बाद हमने मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा था. हमने देखा दैट चाइना में एक ही पार्टी थी, ठीक है, तो वो फेयर नहीं था. मैक्सिको के अंदर एक से ज़्यादा पार्टीज थी, है ना, अपोजिशन पार्टी भी थी, लेकिन 1930 से लेके 2000 तक, मतलब 70 ईयर्स तक जितने भी इलेक्शन कंडक्ट हुए उसमें सिर्फ पीआरआई जीता था. पीआरआई कौन सा था? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. दिस वाज द ओनली पार्टी जो इलेक्शन में जीता था. अपोजिशन पार्टी था, अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करता था, लेकिन अपोजिशन पार्टी कभी जीता नहीं. इसके पीछे रीज़न क्या था? द पीआरआई, दैट इज़ जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, ये पार्टी बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी. दैट इज़ अपोजिशन पार्टी का मीडिया कवरेज नहीं होता था. अपोजिशन पार्टी कुछ भी कर रही है तो मीडिया उसको कवर नहीं करता था, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करता था. देन उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो पीआरआई को ही वोट करें. देन उसके बाद में
अगर पीआरआई ने कुछ गलत किया है तो मीडिया उसको शो नहीं करता था, लास्ट मिनट पर बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता था। सो ये सब चीज़ें पीआरआई करता था सो दैट वो इलेक्शंस में जीत सके। ना अगर आप चाइना और मैक्सिको दोनों का एग्जाम्पल देखते हो तो वी सॉ येस्टरडे कि दोनों के एग्जाम्पल में हमको समझ में आया कि इन कंट्रीज़ में इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं लेकिन लोगों को चॉइस नहीं मिल रही, इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। सो इससे हमें हमारा दूसरा फीचर मिला। द सेकेंड फीचर इज़ कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर मतलब लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। गेटिंग, चाइना में तो चॉइस ही नहीं थी, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है ट्रू सेंस में। मैक्सिको में चॉइस था लेकिन प्रैक्टिकली लोग उसको वोट नहीं कर पा रहे थे। सो हम कह सकते हैं कि चाइना और मैक्सिको दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक बट ट्रूली वो लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि दो इलेक्शंस रेगुलर होते हैं बट लोगों के पास कोई फ्री एंड फेयर चांस नहीं है कि वो अपने लीडर को इलेक्ट कर सके। सो इससे हमें हमारा सेकेंड फीचर मिला। देन उसके बाद आता है अबाउट द थर्ड फीचर, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था दैट डेमोक्रेसी के अंदर देयर शुड बी 1 vote फॉर 1 person एंड एवरी वोट शुड हैव द सिमिलर वैल्यू। जहाँ पर हमने देखा था कि देर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये प्रिंसिपल यूज कर रही है, बहुत सारी, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, बट देर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है। कौन सी? सऊदी अरेबिया, यहाँ पर वुमेन्स को तो वोटिंग राइट ही नहीं है। देन एस्टोनिया में हमने देखा दैट माइनॉरिटीज़ को फ्रीली वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। फिजी में हमने देखा दैट वोट का वैल्यू सिमिलर नहीं है। सो इससे हमें हमारा थर्ड फीचर मिलता है एंड द थर्ड फीचर इज कि डेमोक्रेसी में एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट और हर वोट का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने अपने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट किया था। अब आता है हमारा फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। देखते हैं यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड लेट्स सी कि क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जिम्बाब्वे attained independence from white minority in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that lead the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, has been ruling the country since independence. Elections have been held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in elections. Over the year, his government has changed the constitution several times to increase the power of the president and to make him less accountable. Opposition parties' workers are harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstration against the government are declared illegal. There is a law that limits the right to criticize the president. Television and radios are controlled by the government and give only the ruling party vision. There are independent newspapers, but the government harasses those journalists who go against it. The government has ignored some court judgment that went against it and has pressurized judges. अभी यहाँ पर हमने जिम्बाब्वे का सीन देखा दैट जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से 1980s में इंडिपेंडेंस मिला। 1980 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जानु पीएफ बिकेम दी रूलिंग पार्टी, क्योंकि इसी पार्टी ने प्रोटेस्ट लीड किया था जब वाइट्स के साथ हम लोग फाइट कर रहे थे। हम लोग मतलब कौन? जिम्बाब्वे जब वाइट्स के साथ फाइट कर रहा था तो दिस पार्टी वॉज एट दी फोर फ्रंट। तो इंडिपेंडेंस के बाद इसी पार्टी को रूलिंग पार्टी बना दिया गया था। इलेक्शंस रेगुलरली यहाँ पे कंडक्ट होते हैं और यही पार्टी इलेक्शंस को जीतती भी है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करता है। उसने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है ताकि उसके पावर्स बढ़ सके, गेटिंग, ताकि वो जो चाहे वो कर सके। इसलिए उसने क्या किया है, सेवरल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है जिससे उसके पावर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को वो कंटिन्यूसली हरास करता है, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता है।
अगर कोई भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे प्रोटेस्ट को इलीगल कंसिडर कर दिया जाता है एंड जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जेल में भेज देते हैं या उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं। देन उसके बाद में को ऐसे लॉज है जो क्या बोलते हैं कि अगर आपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया तो उनको भी जेल में डाल देंगे। मतलब जैसे अपनी कंट्री में इंडिया में हम लोग जब चाहे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, अगर डिसीजन की वजह से कुछ भी थोड़ा भी गलत हुआ तो हम ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं, उनके बारे में बुरा बोल देते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा अलाउड नहीं है। टेलीविजन्स और रेडियो, ये दिस आर द पब्लिक मीडियम्स, तो ये भी कौन रूल करता है? द रूलिंग पार्टी। मतलब यहाँ पर सिर्फ जो ज़ानू पीएफ है उसका जो एजेंडा है बस वही मीडिया के अंदर दिखाया जाता है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ भी शो नहीं होता। जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स है लेकिन गवर्नमेंट उनको भी हरास करती है। अगर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ने उनकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी लिख दिया तो उनको हरास किया जाता है। इवन वहाँ पे कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए थे रिगार्डिंग द पार्टी, लेकिन पार्टी ने उन डिसीजंस को भी कंसिडर नहीं किया, उल्टा जज को प्रेशराइज किया कि वो पार्टी के फेवर में डिसीजंस ले। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिम्बाब्वे में द पार्टी वॉज पॉपुलर, ठीक है, लोगों ने ही उसको इलेक्ट किया, लेकिन इलेक्ट होने के बाद में पार्टी ने गलत प्रैक्टिसेस यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें हमारा फोर्थ फीचर मिलेगा। लेट्स स्टडी। The example of Zimbabwe shows that popular approval of ruler is necessary in democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. Popular leader can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. But it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition, in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinions, to express this in public, to form association, to protest, and to take political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. The rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read about this rights in chapter 6. अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि वी सॉ के जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, दैट पार्टी पॉपुलर थी। मतलब इन शॉर्ट डेमोक्रेसी में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि किसी भी रूलर को पॉपुलर अप्रूवल मिले। कोई भी लीडर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रूव करने चाहिए, लेकिन सिर्फ पॉपुलर अप्रूवल एफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। बहुत बार पॉपुलर गवर्नमेंट्स जो है वो अनडेमोक्रेटिक होती है। मतलब बहुत बार ये पॉपुलर गवर्नमेंट्स क्या करती है, इलेक्ट होने के बाद जो चाहे वो करती है, अपनी मर्जी से चीज़ें करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो पॉपुलर लीडर्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑटोक्रेटिक में। मतलब वो लोग पब्लिक के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो अपनी मर्जी से चीज़ें डिसाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम देखें कि इलेक्शंस के पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी दोनों टाइम पर डेमोक्रेसी प्रेजेंट है। दोनों टाइम पर लोगों के पास चांस है दैट वो लोग जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देयर शुड बी फ्रीडम के लोग सोच सकते हैं, लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आप इंडिया में देखो, अगर हमें कुछ भी गलत लगता है तो हम लोग उसको ट्वीट कर देते हैं या वी कैन से इट, क्योंकि हमारे पास वो चॉइस, हमारे पास वो राइट है। हमारी गवर्नमेंट, अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट हमें पनिश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना इज़ द बेसिक फंडामेंटल राइट। करेक्ट, फंडामेंटल राइट है हमारा बेसिक राइट है वो कि अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो हम लोग वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था। सो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, हमें हमारे फोर्थ फीचर के बारे में बताया है दैट इन डेमोक्रेसी
पॉपुलर अप्रूवल इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन गवर्नमेंट अपॉइंट होने के बाद उनको लोगों के बेसिक राइट्स को छीनना नहीं चाहिए. जिम्बाब्वे में हमने देखा दैट लोगों को प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं है, अपोजिशन पार्टी को अपनी एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं है. सो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होती. तो इससे हमें हमारा 4th फीचर मिलेगा. लेट्स स्टडी. Similarly, there are some conditions that apply to the way government is run after election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rule. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and law. Each of this is accountable not only to the people but also for the other independent official. We shall read more about this in 5th chapter. Both this aspect gave us the 4th and final feature of democracy. A democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens' right. क्या बताया हुआ है ऊपर, हमें क्या एक्सप्लेन किया है हमें, दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती. इलेक्शन जीती है तो जो मन कर रहा है वो करेगी. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जीतने के बाद गवर्नमेंट को कुछ लॉज, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. गवर्नमेंट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं. इलेक्टेड गवर्नमेंट, जीती हुई गवर्नमेंट ये रूल्स को क्या कह सकते हैं, ये रूल्स को फॉलो उनको करना ही पड़ता है. गेटिंग जो बेसिक राइट्स है सिटीजन्स के पास राइट्स है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं. सिटीजन के पास राइट है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट इन राइट्स को सिटीजन से छीन नहीं सकती है. सो इससे हमें फाइनली हमारा 4th एंड फाइनल फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का. एंड द फीचर इज A democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens' right. मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई भी कंट्री में अगर इलेक्ट हुई है तो उनको गवर्न करना पड़ेगा रिलेटेड टू द लॉज. जो लॉ बनाए हुए हैं उन लॉ के लिमिट्स में ही गवर्नमेंट को गवर्न करना पड़ेगा और सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. मतलब कोई भी गवर्नमेंट जीतने के बाद भी सिटीजन के राइट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती, रूल्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती. गवर्नमेंट के लिए भी लिमिट्स सेट होते हैं और उनको उन लिमिट्स के अंदर रहकर ही गवर्न करना होता है. सो दिस आर दी 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने कंप्लीट किए हैं, जिससे हमें समझ में आया है कि व्हाट एग्जैक्टली द डेमोक्रेसी मीन्स. यहाँ पे हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं जो हमने पूरे चैप्टर में अब तक पढ़ा है. सो लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार. वी स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हमने चैप्टर अपने बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरू किया था. हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या था? That democracy is the form of government in which rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is the form of government in which. Now हमने देखा that ये जो simple definition था वो सही था लेकिन इट वॉज नॉट कम्प्लीट. इसलिए हमने क्या किया, ये डेफिनेशन के हर एक वर्ड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया एंड वी फाउंड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. जो फीचर्स क्या क्या थे? द फर्स्ट वन वॉज कि पहला हम डेफिनेशन लिखेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा. अगर आपको क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, राइट द फीचर्स, तो आप क्या करोगे? पहले यू आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन. Democracy is the form of government in which the leaders are elected by the people. ये आपने लिखा. उसके बाद आप फीचर्स लिखोगे. पहला फीचर्स, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. मतलब डेमोक्रेसी में जिसको हमने इलेक्ट किया है वही मेजर डिसीजंस लेता है. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी
to the ruler to change to the people to change the current ruler. इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कंडक्ट होने चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए. अगर लोग अपने करंट रूलर को चेंज करना चाहते हैं तो दे मस्ट बी फ्री टू चेंज द रूलर. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑन इक्वल बेसिस. हमने वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि हम सबके पास इक्वल वोट होने चाहिए और हर वोट का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए. एंड लास्टली, the exercise of this choice leads to government limited by basic rules of constitution and citizens right. मतलब हमने अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, दैट डजंट मीन्स कि हम गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं. गवर्नमेंट के पावर्स भी लिमिटेड है और गवर्नमेंट को उन लिमिटेड पावर्स के अंदर काम करना है. गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट्स ऑल्सो. सो दिस वॉज आवर डेमोक्रेसी. ये क्या था हमारा? दिस वॉज डेमोक्रेसी. लेट्स सी आगे क्या शुरू हो रहा है. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर वाई डेमोक्रेसी. नाउ ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे. यहाँ पर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है. वी कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि कौन सी कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री बस डेमोक्रेटिक होने का प्रिटेंड कर रही है. अब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दैट वाई वी शुड सिलेक्ट डेमोक्रेसी. क्या रीज़न है. गेटिंग, हम लोग डेमोक्रेसी इतना कर रहे हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2 साल आप सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हो. सो वाई डेमोक्रेसी, क्यों कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं. सो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.